चलो इसको अच्छा लास्ट टाइम जैसे मैं बता रहा था कि डेटाबेस जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। लाइक इन दिस कोर्स वी विल स्टडी थ्रू आउट कोर्स द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम। और सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम में एवोल्यूशन हमने थोड़ी सी देखी, तो उसमें फाइल सिस्टम आया, तो सेपरेट सेपरेट फाइल्स थी और उसके दो मेजर ड्रॉबैक्स थे, वो हमने डिस्कस कर लिए, डाटा रिडंडेंसी और डाटा इनकंसिस्टेंसी। तो और भी सारे उसके डिसएडवांटेजेस कह लें, लिमिटेशंस हमने डिस्कस की। फिर उसके बाद हायरार्किकल मॉडल आया, वो मैंने आपको एज असाइनमेंट दिया था पढ़ने के लिए। नेटवर्क मॉडल आया और फिर रिलेशनल मॉडल आ गया। तो रिलेशनल मॉडल जो है ना, इट विल बेस ऑन द रिलेशनल अलजेब्रा। ठीक, तो ये आपने करना ये है कि जो नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट है ना, वो आप लोग रिटर्न जो है वो सबमिट करवाएंगे, वो करवाएंगे कि व्हाट आर द 12 रूल्स ऑफ ईएफ कोड फॉर रिलेशनल डेटाबेस। क्योंकि ईएफ कोड साइंटिस्ट है जिसने ये प्रपोज किया है, तो उसने इसके 12 रूल्स दिए हैं। ठीक है, तो उनको आपने सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको समझना भी है कि उसमें उनका मतलब क्या है हर एक का। तो नेक्स्ट टाइम आपसे मैं पूछूंगा, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, तो देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो हम कर लेंगे। तो डेटाबेस की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। अगर हम जनरल बात करें तो तीन टाइप्स की डेटाबेसेस होती हैं। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, वेयर डेटाबेस विल एक्ट एज अ सिंगल यूनिट। तो आपके एक ही डेटाबेस है, उसमें मोर देन वन एनी नंबर ऑफ टेबल्स हो सकते हैं, लाइक 5, 10, 20, 50, that will depends on the requirement of the user and the size of the organization and the working style of the organization for which we are going to develop the database। तो कि उसमें कितने नंबर ऑफ टेबल्स होंगे। तो लेकिन ये है कि वो टेबल नंबर ऑफ सेंट्रलाइज होंगे, तो वो इट विल रिजाइड ऑन अ सिंगल प्लेस, ऑन अ सिंगल सिस्टम। और बाकी जितने भी यूजर्स होंगे वो डिफरेंट जो आर्किटेक्चर जैसे आते हैं, टू टीयर और मल्टी टीयर, तो वो उसके थ्रू टू टीयर में ये होता है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है कि डायरेक्टली क्लाइंट जो उनसे वो कम्युनिकेट करता है विद द सर्वर डेटाबेस। ठीक है, तो उसमें भी मैंने बताया था कि इट कैन बी पॉसिबल टू रिजाइड ऑन द सेम कंप्यूटर और डिफरेंट कंप्यूटर्स। तो अगर सेम कंप्यूटर पे होगा तो इंट्रा प्रोसेस कम्युनिकेशन मोड को यूज करते हुए वो कम्युनिकेट कर लेंगे। लेकिन अगर क्लाइंट सर्वर ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स पे होगा, तो देन द नेटवर्क विल बी इन्वॉल्व बिटवीन द क्लाइंट्स एंड द सर्वर। तो ये तो हो गया सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। और मल्टी टीयर के अंदर जो है वो या थ्री टीयर आर्किटेक्चर जो है उसमें आपका सर्वर आ जाता है और क्लाइंट आ जाता है, ब्राउजर बेस्ड होता है। उसमें कोई एप्लीकेशन नहीं आपको डेवलप करनी पड़ती, बल्कि ब्राउजर के अंदर ही आप ओपन करते हैं। और लेकिन उसमें मिडल टीयर आ जाती है जो कि कम्युनिकेट करती है विद द client, and on the behalf of the client also communicate with the Oracle server। अच्छा, ये flexible architecture होता है जिसमें ना आप you can perform scheduling your jobs, or you can perform the queuing priorities your job। like अगर आप 10,000 यूजर हैं और वो चाहते हैं जी, कोई यूजर कहता है, यूजर वन कहते हैं जी मेरी जॉब जो है ना वो सैटरडे को 9 बजे एग्जीक्यूट हो, तो दैट इज कॉल्ड स्केजुलिंग, कि उसने स्केड्यूल कर लिया। और इट कैन बी पॉसिबल ओनली इन थ्री टीयर आर्किटेक्चर, मल्टी टीयर आर्किटेक्चर। और नंबर एक हो गया। एक इसकी ना बहुत कह लें कि इसकी प्रॉपर्टी कह लें, लिमिटेशन कह लें, कि ये जो डीबीएमएस की कह लें कि जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है उसमें एट अ टाइम यू कैन रन ओनली अ सिंगल जॉब। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसकी वर्किंग स्टाइल है कि आप एक टाइम में मोर देन वन, एक यूजर मोर देन वन जो है ना। वैसे तो जाहिर है कि हम कह रहे हैं मल्टी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, तो मोर देन वन यूजर, एनी नंबर ऑफ यूजर कैन कनेक्ट विद द डेटाबेस सर्वर एट द सेम टाइम कंकरेंटली एंड कैन सेंड द रिक्वेस्ट। लेकिन जाहिर है कि उसको डीबीएमएस हैंडल करेगा, तो वो उसके लिए कोई एल्गोरिदम यूज करेगा, उसकी क्यूइंग करेगा, प्रायोरिटी सेट करेगा कि इस यूजर की रिक्वेस्ट को पहले करना है, उसको बाद में करना है। बट ऑल दिस विल बी ट्रांसपेरेंट फ्रॉम द यूजर्स, यूजर के लिए। लेकिन ये होगा कि एट अ टाइम वो अपनी सिंगल एक सेंड कर सकता है रिक्वेस्ट, और वो उसको डाटा रिसीव हो जाएगा। इसी तरह फिर जो मल्टी टीयर आर्किटेक्चर है उसमें आपको लगेगा, जब हम इंशाल्लाह ताला जब यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो हम इसको लैब में करके भी देखेंगे, मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करवाऊंगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड
क्लियरली कि अगर हम अच्छा जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है ना उसमें अगर हम ओरेकल की बात करें तो वो आपको एक यूटिलिटी देता है दैट इज कॉल्ड एसक्यूएल प्लस। तो एसक्यूएल प्लस इज अ यूटिलिटी which will be used to communicate with the server on the client side। तो client side के ऊपर आपको SQL प्लस कह लें कि यूटिलिटी इंस्टॉल करनी पड़ेगी और जो कि आपको कनेक्टिविटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी कि वो आपको यूजर को ऑथेंटिकेट करेगी और मतलब लॉग इन पासवर्ड देंगे, देन यू विल कनेक्ट विद द सर्वर और वो फिर आप उसके साथ अपनी क्यूरी देंगे और उसके अगेंस्ट वो आपको रिजल्ट शो करेगी। तो उसमें एट अ टाइम जो है ना यू कैन ओनली सेंड अ सिंगल रिक्वेस्ट, तो फर्स्ट दैट विल बी फुलफिल एंड देन यू कैन सेंड द अदर रिक्वेस्ट। लेकिन जब आप मल्टी टीयर करते हैं तो वो फ्लेक्सिबल है, उसके अंदर आपको किसी भी किस्म की देयर इज नो नीड टू इंस्टॉल एनीथिंग ऑन द क्लाइंट, ठीक है, उसको कहते हैं इंस्टॉलेशन फ्री इन्वायरमेंट। तो मल्टी टीयर आपको इंस्टॉलेशन फ्री इन्वायरमेंट देती है। ये अब आपने ना इसको अच्छी तरह पढ़ना है, ये आज का टॉपिक में हम वी आर ट्राइंग टू कवर द टू टीयर एंड मल्टी टीयर आर्किटेक्चर एज वेल, ठीक है। तो मल्टी टीयर के अंदर आप क्लाइंट फ्री इंस्टॉलेशन टर्मिनल होता है, तो ट्रूली कह लें कि डम टर्मिनल्स होते हैं क्लाइंट्स आपके, कि उसमें ना तो किसी किस्म की प्रोसेसिंग हो रही होती है और ना ही किसी किस्म की इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड होती है। और टू टीयर में आपके किसी किस्म की प्रोसेसिंग नहीं होती क्लाइंट के ऊपर, बट यू नीड टू इंस्टॉल द एसक्यूएल प्लस इन्वायरमेंट ऑन द क्लाइंट, एटलीस्ट आपको इंस्टॉल, तो कंप्लीट डम टर्मिनल भी नहीं होते क्योंकि उसपे क्लाइंट कह लें कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है आपको तमाम क्लाइंट्स के ऊपर, बेशक आपके 1000 क्लाइंट्स हो। तो इसलिए मल्टी टीयर इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। और अच्छा उसमें फिर ये होता है कि यू कैन सेंड मोर देन वन कमांड्स एट अ टाइम। अच्छा वो कैसे पॉसिबल हो गया, तो वो मल्टी टीयर आर्किटेक्चर एक्चुअली उसको हैंडल कर रही है, क्योंकि उसमें हमने कहा कि आपकी जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है वो सर्वर के साथ नहीं होगी, वो किसके साथ होगी, वो एप्लीकेशन सर्वर मिडल के अंदर आ जाएगा। तो आपका जो क्लाइंट है दैट विल इंटरेक्ट विद, दैट विल सेंड इट रिक्वेस्ट टू द मिडल टीयर एप्लीकेशन सर्वर एंड ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट एप्लीकेशन सर्वर और नेटवर्क सर्वर भी हो सकता है, तो दैट विल कम्युनिकेट विद द डेटाबेस सर्वर बैकएंड के ऊपर। तो अब जब आप उसको लेट्स सपोज 5 कमांड भेजते हैं तो वो क्या करेगा, वो उनकी ना क्यूइंग कर देगा, मतलब उनको क्यू में लगा देगा 1 2 3 4 5, उनकी प्रायोरिटी सेट कर देगा और वो फिर वन बाय वन उनसे रिजल्ट ले लेगा और जब 5 का पूरा हो जाएगा तो वो पांचों का आपको सेट बैक कर देगा, ठीक है। तो इसलिए वो एट अ टाइम, अब सर्वर तो एक ही क्यूरी को कर रहा है, लेकिन वो जब आप ज्यादा भेज रहे हैं तो दैट विल बी एक्चुअली एंटरटेन्ड बाय द मिडल टीयर। तो इसलिए आपको लगता है कि आप एक से ज्यादा कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक टाइम में, हालांकि वो प्रैक्टिकली वन बाय वन ही हो रही होती है ऑन द डेटाबेस सर्वर। तो ये तो डिफरेंस मेजर कुछ पॉइंट्स हो गए मल्टी टीयर और टू टीयर के। तो इसको भी आपने ना एक नेक्स्ट क्लास के लिए, ये भी आपकी होम असाइनमेंट है कि यू विल ड्रा द डायग्राम ऑफ द टू टीयर एंड मल्टी टीयर आर्किटेक्चर एंड एक्सप्लेन एंड राइट द की फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस तो नहीं कहना चाहिए, लिमिटेशंस ऑफ द टू टीयर एंड थ्री टीयर आर्किटेक्चर। तो ये आपने करके ना तो सीआर को सबमिट करवा दें या फिर मुझे ग्रुप में अंदर जो सा वो, और उसको रिसीव कर लेंगे हम, लेकिन ये आपकी असाइनमेंट है, रिटर्न असाइनमेंट है, टू टीयर और मल्टी टीयर आर्किटेक्चर का एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस यू विल राइट विद द डायग्राम। तो सर इम्पोर्ट जी, ये वर्ड पे बनानी है कि हमने हैंड रिटन करनी है? जिस तरह आपका दिल करे वर्ड पे बना लें, जिस तरह आपको इजी लगे, ठीक है, हैंड रिटन बना लें तो इट विल बी अप टू यू। तो अगर हैंड रिटन करेंगे तो उसको स्कैन करके भेज दें, अगर वर्ड पे बनाएंगे तो उसको पीडीएफ बना के भेज दें। चीज ये है कि आप एक दफा उस पर काम करके उसको समझें, उसको लिखें और देन यू कैन सेंड एज असाइनमेंट। तो ये आपकी फर्स्ट असाइनमेंट प्रॉपर रेगुलर ये होगी और सेकंड आपकी अभी तक प्रोजेक्ट जो मैंने दिया, ये दो असाइनमेंट्स आपकी होगी जो एंड तक चलेगी और ये आप नेक्स्ट वीक में करवा दें। नेक्स्ट वीक आप थर्सडे तक करवा दें, चले, मतलब पहली क्लास में ना करवाएं। अच्छा अब हम कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ कह लें कि रिलेशनल मॉडल। अच्छा ये मैं बता रहा था कि टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर आपकी स्लाइड्स चेंज नहीं हो रही। अभी मैंने चेंज की नहीं, ये इम्पोर्टेंस वो जो है ना वो मैं खुद से
वो मैं ना आपको खुद से ही बता रहा था, उसकी स्लाइड्स नहीं है। ठीक है, तो ओके सर। वो बीच में टॉपिक आ गया मेरे ज़हन में, तो मैंने बता दिया। तो इसलिए वो मैंने एज असाइनमेंट भी आपको दे दी, वो स्लाइड में नहीं होगा। तो वो तो सिंपल, आप कोई भी बुक लेंगे ना आर्किटेक्चर की, तो 2 टियर मल्टी टियर आर्किटेक्चर या 3 टियर भी उसको कह देते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा, नेट से भी मिल जाएगा। तो एक्सप्लेन मैंने कर दिया, की फीचर्स कर दिए, अब आप उसको पढ़ेंगे जरा डिटेल में और उसकी असाइनमेंट बना लेंगे। तो वो ओके हो गया। सर। हाँ, तो अभी जो मैं बताने लगा हूँ ना, उसकी भी स्लाइड्स नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आपने स्लाइड नहीं ढूंढते रहना। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये मैं आपको अपलोड कर दूंगा आज, तो इसको फिर आप सुन लें बाद में, अगर अगर जरूरत पड़े। वैसे माशाल्लाह आप लोग ज़हीन है बहुत, आपको याद ही रहती हैं चीज़ें। तो टाइप्स ऑफ डेटाबेस में सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होगी, और सेकंड जो आती है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। तो अगर इसका एडवांस कोर्स अगर आपको ऑफर हुआ, तो देन यू कैन गो फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में होता है कि अगर आपकी लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वो जियोग्राफिकली सेपरेटेड है, ठीक है ना, ऑन द डिफरेंट लोकेशंस, तो देन यू कैन इम्प्लीमेंट द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इंस्टेड ऑफ द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, क्योंकि वो ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा कह लें कि फास्ट और ज़्यादा रिसोर्स कह लें कि रिसोर्स वाइज एफिशिएंट हो सकती है एज कंपेयर टू सेंट्रलाइज। उसकी अगर हम एग्जांपल लेना चाहें, तो जाहिर है आप पूछेंगे कैसे एग्जांपल। तो लेट्स सपोज, एक और भी इसका की पॉइंट है कि हाउ वी विल डिसाइड दैट वी शुड गो फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस और सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, क्योंकि अभी हम थ्रू आउट कोर्स पढ़ेंगे कि जी सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस एफिशिएंट होती है और इसमें डाटा डुप्लीकेशन मिनिमम होती है और डाटा इनकंसिस्टेंसी होने के नहीं चांस होते, और ये सारी चीजें हैं। तो लेकिन ये कि ऑल द टाइम दिस विल नॉट बी द केस। अगर कोई लार्ज साइज डेटाबेस है, अगर हम उसकी एग्जांपल लें, तो हम यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लेते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी की। अब आपने देखा कि पंजाब यूनिवर्सिटी का एक मेन कैंपस है, वो लाहौर में है। एक उनका कैंपस ओल्ड कैंपस है, जो इधर लाहौर में ही दूसरी जगह लोकेट कर रहा है, और फिर एक उनका कैंपस गुजरांवाला में है, और एक उनका कैंपस जेलम में है। अब ये देखें कि पंजाब यूनिवर्सिटी ओवरऑल उनके स्टूडेंट्स हैं लेट्स सपोज 40,000, और उसमें हम कर लेते हैं कि जो आईटी के टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हैं 5,000 स्टूडेंट्स, और उसमें से हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो 3,000 स्टूडेंट हैं वो लाहौर के कैंपस में पढ़ रहे हैं पीयूसीआईटी में, और 1,500 स्टूडेंट जो उनसे हैं वो गुजरांवाला कैंपस में पढ़ रहे हैं आईटी डिपार्टमेंट में, और 500 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जेलम कैंपस के आईटी डिपार्टमेंट में। लेकिन हैं तो सारे पंजाब यूनिवर्सिटी के आईटी के स्टूडेंट्स हैं। अब जब हायर मैनेजमेंट है, लाइक रजिस्ट्रार ऑफिस है, ठीक है, एग्जामिनेशन ब्रांच है, जब उनको देखना पड़ता है, इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है, तो उनके लिए कितने स्टूडेंट्स हैं? 5,000 स्टूडेंट्स हैं आईटी के, ठीक है, रिगार्डलेस के वो पीयूजीसी में पढ़ रहा है या पीजेसी में पढ़ रहा है या वो पीयूसीआईटी में पढ़ रहा है, ये इट डजंट मैटर फॉर देम, क्योंकि वो तो ओवरऑल पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को डील कर रहे हैं। तो व्हेन दे विल क्यूरी द डाटा, दे विल इंटरेस्टेड टू शो द डाटा ऑफ द आईटी स्टूडेंट्स, तो डाटा कितना आएगा? 5,000 स्टूडेंट्स आएगा, और उसमें आ जाएगा जी कि कौन फर्स्ट सेमेस्टर में कितने हैं, सेकंड में कितने हैं, फाइव में फिफ्थ में कितने हैं, कितनों को डिग्री देनी है, सारी इंफॉर्मेशन आ गई। लेकिन आपने देखा होगा कि जो पीयूजीसी की एडमिनिस्ट्रेशन है, अब उसका जो एग्जामिनेशन सेल है, उनको 99% या 90% क्यूरीज में किन स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए होगा? जो कि पीयूजीसी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो और जो जेलम कैंपस है, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एग्जामिनेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, उनको किनका डाटा चाहिए होगा? जो कि जेलम कैंपस में पढ़ रहे हैं, उनको गुजरांवाला कैंपस के या लाहौर के कैंपस के स्टूडेंट्स का डाटा नहीं चाहिए होगा, ठीक है। तो अगर हम सेंट्रलाइज डेटाबेस कर दें, तो वेयर दिस डेटाबेस विल बी रिजाइड, लेट्स सपोज हम कहते हैं जी वो लाहौर में रिजाइड कर रही है, तो अब आप ये देखेंगे अगर वो लाहौर में रिजाइड कर रही है, तो जो जेलम कैंपस के एडमिनिस्ट्रेशन को जब भी क्यूरी करेंगे डाटा, तो डाटा ऑल ओवर द वे फ्रॉम द लाहौर विल बी रिट्रीव्ड फ्रॉम द 5,000 स्टूडेंट्स एंड विल बी डिस्प्लेड इन द गुजरांवाला कैंपस। एंड इसी तरह जेलम कैंपस के लिए डाटा जो है वो इधर से रिट्रीव होगा, तो उससे आपकी नेटवर्क कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपका क्यूरी टाइम बढ़ जाएगा और ओवरहेड बढ़ जाएंगे, और जो सा है वो डाटा रिट्रीवल टाइम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो डाटा जब क्यूरी करेंगे तो वो 5,000 स्टूडेंट्स होगा। तो इसलिए इन दिस सिनेरियो इट विल बी मोर feasible to make the distributed database as compared to the centralized database। तो उसका सिंपल सा रूल ये होता है कि we will
actually distribute, we will geographically distribute the database on the more than one locations according to the query. More than 80% queries if want to retrieve particular group of data, so that data will be reside on the same site. तो अब जो सा है, क्योंकि गुजरांवाला कैंपस की एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ उनके स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए, तो एक डाटाबेस उधर बन जाएगी, और लाहौर के स्टूडेंट्स को डाटा इधर होगा, और जेलम कैंपस के स्टूडेंट्स का डाटा उधर होगा, बट ऑल दे आर विल बी इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो वो एक दूसरे के साथ ना इंटरकनेक्ट भी होंगे। तो जब लाहौर या जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो जब क्यूरी करेगी, तो इट विल नॉट एक्चुअली display to them that the data is geographically distributed on different locations. वो simple query करेंगे, select starting from student, so but underlying the data will be retrieved from the 3 different sites and will be shown for the administration. लेकिन जब PUGC वाले करेंगे तो वो अपनी लोकल डेटाबेस से कर लेंगे, और जेएलएम कैंपस वाले अपने कर लेंगे। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। तो उससे क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। और फिर थर्ड फॉर्म आ जाती है एनालिटिकल डेटाबेसेस, लाइक जैसे डाटा वेयर हाउस है, विच आर प्योरली यूज फॉर एनालिसिस पर्पस। दे आर यूज टू स्टोर द लार्ज आर्काइव डाटा सेट्स एंड दे कैन बी यूज फॉर द प्योर एनालिसिस पर्पस टू decide the direction of the business, to make the decision making for their business। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट कह लें टाइप्स की डेटाबेसेस जो उनसे वो हो सकती हैं। अच्छा, ये इसका जो टाइम है ना, वो अभी मेरा ख्याल है 5 मिनट में हो जाएगा। तो मैं इसको जल्दी, जैसे ही सेशन खत्म होगा ना, मैं एक न्यू सेशन क्रिएट करके तो आपको लिंक सेंड कर दूंगा, ताकि वो ज्वाइन कर लें आप। ये हम इसको आज ना ये स्लाइड्स खत्म कर लेंगे। अच्छा जी, ये टाइप्स ऑफ, ये 2 चीजें मैंने आपको बता दी। एक तो बता दिया मल्टी टियर आर्किटेक्चर का, और एक बता दिया टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस का। ठीक है, तो अब हम इस कोर्स में की जो बाउंड्रीज हैं, जब कोर्स है ऑनलाइन है, उसमें हम we will throughout this course we will discuss the centralized database and which will be based on the relational model। तो उसके लिए स्केलर वैल्यूज पे हम लास्ट टाइम थे कि एट एवरी रो, मैंने कहा था कि एट द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम there can only be a single value stored in the database, and we will make sure this by when we will design the database कि अगर एक स्टूडेंट है तो डिफरेंट जो फील्ड्स हैं, जो हमने टेबल्स का कहा था, कॉलम जिनको कह दिया था, फील्ड कह दिया था, तो एट्रीब्यूट जिसको हम कह सकते हैं, तो दीज आर द अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ ऑल दिस। तो दे कैन हैव मोर देन वन वैल्यूज, तो उनको कहते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। तो वो फिर हम उसको हैंडल करेंगे जब हम डेटाबेस को डिजाइन करेंगे। नंबर एक, जैसे एक स्टूडेंट है, उसके मोर देन वन टेलीफोन नंबर्स हो सकते हैं, बट वी कैन नॉट स्टोर दोज इन द सेम वे इन द डेटाबेस, so we have to handle that one, so that is called a multi-valued attributes। ठीक है, कि जो that can multi-valued attribute को अगर define करें, तो these are the those columns or attributes or fields which can have more than one values for a single entry। तो इसी तरह फिर आ जाता है रिपीटिंग ग्रुप। देखें, जब एक है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, वो सिंगल एट्रीब्यूट है। अगर मोर देन वन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हो बट दे आर आल्सो लॉजिकली रिलेटेड विद ईच अदर, तो दे विल फॉर्म अ रिपीटिंग ग्रुप। तो उसको फिर रिपीटिंग ग्रुप कहेंगे। लाइक एक स्टूडेंट है, उसने, हमने कहा जी उसकी एक डिग्री है, ठीक है, तो एक स्टूडेंट हम कहते नहीं, एक से ज्यादा डिग्रीज कर सकता है। ठीक, तो अब डिग्री उसका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया। तो अब सपोज हम कहते हैं जी कि डिग्री नेम, उसकी कंप्लीशन ईयर और उसका ग्रेड। तो अब ये देखें, उसका डिग्री नेम, लेट्स सपोज उसने बीएससी की हुई है, और उसने 2 डिग्रीज की, उसने बीए भी किया हुआ है और बीएससी भी की हुई है। तो अब उसका कंप्लीशन ईयर वो क्या होगा, वो लॉजिकली रिलेट करेगा डिग्री के साथ कि उसने कौन सी डिग्री किस ईयर में की है, और फिर ग्रेड भी उसके साथ लॉजिकली रिलेट करेगा कि उसमें ग्रेड क्या था। तो दिस विल बी फॉर्म कलेक्टिवली, दिस विल बी कॉल्ड रिपीटिंग ग्रुप, कि जिसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स, 3 कॉलम्स आ जाएंगे। नंबर 1 डिग्री, नंबर 2 कंप्लीशन ईयर, नंबर 3 ग्रेड। ठीक है, तो रिपीटिंग ग्रुप इज अ कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स दैट कंटेन सेवरल डाटा वैल्यूज इन अ रो। तो इसको इस तरह भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि मोर देन वन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स which are logically related with each other will form a repeating group। तो RDBMS does not allow the multi-valued attributes and the repeating groups। तो ये उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है।
we will handle this and discuss this in normalization as well, and when we will draw the ER diagrams के how we will deal with the repeating groups and the multi-valued attributes. और कैटलॉग मैंने बताया था जैसे कि एक्टिव डाटा डिक्शनरी, ठीक है, set of system tables which will be used to store the data or the description of data, ठीक है, तो उसको कैटलॉग कह देते हैं। थक तो नहीं गए आप लोग? अच्छा, ये मैंने लास्ट टाइम बता दिया था, इसमें DL और DML इसको मेरे ख्याल वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं कंसेप्चुअल, लॉजिकल और फिजिकल से स्टार्ट करता हूँ। ये सेशन 37 हो गए हैं मिनट्स, तो मैं ये सेशन इधर वो करके ना